Yes, good evening, everyone. Very good evening to all of you. I hope you are doing good. So, before we move on and proceed with the class, please do let me know if I'm audible as well as visible to you all very clearly. Yes, please let me know in the chat box so that we can proceed further, guys. All right. Thank you so much. So, first thing first, in the previous class, we were talking about the ideas related to the oceanic tides and oceanography, and we are almost done with the prospects of oceanography now. जहां पे बस लास्ट एक टॉपिक है जिसको हम ओशनिक वेव्स कहते हैं. बस आपको मैंने टाइड का एक लास्ट एस्पेक्ट बताना है जिसको हम स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के रूप में जानते हैं, है ना. जहां पे हमने टाइड का पिछली बार पूरा का पूरा एस्पेक्ट समझ लिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, एक बात समझिएगा दोस्तों, जब हम सन, मून और अर्थ की पोजीशन की बात कर रहे थे उस समय पे, पहले तो इसको ना बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो टाइड के लिए आप एक चीज जानते हैं, वो क्या है. टाइड जो है बच्चा, जो टाइड्स होती है ना, ओशनिक टाइड्स जो होती हैं, इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे. ओशनिक टाइड्स आर नथिंग बट rise and fall of oceanic water, rise and fall of oceanic water with gravitational impact of sun, moon and earth. Gravitational impact of sun, moon and earth, right? सन, मून एंड अर्थ के ग्रेविटेशनल इंपैक्ट के कारण जब टाइड्स, जब भी राइज और फॉल होता है ओशन के पानी का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओशनिक टाइड्स कहते हैं. इन टाइड्स को हमने समझने के लिए एक चीज बोली थी कि मान लीजिए ये हमारी धरती है, यहां पे आपको दिख रहा है चंद्रमा. Here we have the moon, here we have the earth, and earth के चारों ओर जो पानी है, ये पानी को अट्रैक्ट करेगा कौन, ये मून. ये जो पानी है इसको अट्रैक्ट करेगा कौन, मून. और इसके ग्रेविटेशनल इंपैक्ट के कारण ये जो रीजन है यहां पे पानी का राइज होगा. इफ दिस इज पॉइंट ए, विच टाइप ऑफ टाइड यू विल फाइंड हियर, बेटा यहां पे आपको हाई टाइड देखने को मिलेगी. और जब एक जगह पे पानी राइज होता है तो इवेंचुअली दूसरी जगह पे पानी का आपको फॉल दिखाई देगा. तो यहां पे आपको बी पॉइंट पे लो टाइड देखने को मिलेगी. बी पॉइंट पे आपको कैसी टाइड देखने को मिलेगी, लो टाइड देखने को मिलेगी. ऑन दी अदर हैंड वी ऑल्सो रियलाइज, ये जो अर्थ है, ये अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. और अर्थ का जब रोटेशन होता है ना, तो इस रोटेशन के कारण अर्थ के अंदर, इसके रोटेशन के कारण क्या होगा, द रोटेशन ऑफ दिस अर्थ इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आउटवर्ड लगेगा, आउटवर्ड लगेगा. और आउटवर्ड फोर्स अगर यहां पे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिख रहा है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर आप ये बात जानते हैं कि यहां पे आपको हाई टाइड देखने को मिलेगी और उसके बाद दूसरी लोकेशन पे आपको लो टाइड देखने को मिलेगी. दिस इज द हाई टाइड एंड दिस इज द लो टाइड. सो इस तरीके से आपने हाई टाइड और लो टाइड का कॉन्सेप्ट देखा. ठीक है, तो यहां से हम जब इन टाइड्स को देख पा रहे हैं, तो इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कि जब हम इन टाइड्स को देख ही लिए हैं तो इनके डिफरेंट टाइप्स भी बता दीजिए. सर, हाई टाइड और लो टाइड को हम जानते हैं, बट उसके साथ साथ वी ऑल्सो नो कि कुछ टाइड्स आती हैं एक दिन के अंदर. मान लीजिए 24 आवर्स के अंदर वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड. इस तरीके की टाइड्स को हम डायरनल टाइड्स के नाम से जानते हैं. अब ये नाम है तो अब याद तो करना ही पड़ेगा. अगर किसी जगह पे 24 घंटे के अंदर
दो हाई टाइड और दो लो टाइड आती हैं, दो हाई टाइड और दो लो टाइड आती हैं, तो इसे हम सेमी डायरनल टाइड के नाम से जानते हैं, इसे हम सेमी डायरनल टाइड के नाम से जानते हैं। बस इतनी ही बात है, ये हमें समझ में आ गई थी। इसके बाद बेटा जो डायरनल टाइड और सेमी डायरनल टाइड है, इसके बाद हमने देखा कि हमें स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के रूप में भी कुछ प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड से पहले हमने एक चीज जानी थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू मून एंड फुल मून, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू मून एंड फुल मून। और जहां पे आपने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू मून एंड फुल मून, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए न्यू मून की सिचुएशन है, तो न्यू मून का मतलब होता है द लोकेशन इज, सबसे पहले सन होगा, देन यू विल हैव मून एंड देन यू विल हैव अर्थ, देन अगर फुल मून होगा तब इस सिनेरियो के अंदर आपको सन, देन यू विल हैव अर्थ एंड देन यू विल हैव मून, ये चीजें दिखाई देंगी, सन, अर्थ एंड मून। ये दो सिचुएशंस आपके साथ देखी थी, ठीक है। डाययूरिनल टाइड वैसे ही आती है बेटा जैसे यूरिनल टाइड आती है, सेमी डाययूरिनल टाइड आती है। बस इतना आपको याद रखना है बच्चे कि वो लोकेशन के ऊपर निर्भर करता है कि वहां पे 24 घंटे में कितनी टाइड्स देखने को मिलती हैं। यहां पे आपको अमावस्या और पूर्णिमा के रूप में एक चीज दिखाई दी, और इन दोनों समय पे जब भी आपको टाइड्स दिखेंगी तो उस टाइड को हम किस नाम से जानेंगे? उस टाइड को हम स्प्रिंग टाइड के नाम से जानेंगे। इस टाइड को हम किस नाम से जानेंगे? स्प्रिंग टाइड के नाम से जानेंगे। इसको अगर हम देखें, थोड़ा इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं। सर पहले कौन है? पहले है सन। दूसरा कौन है? सर दूसरा है मून। और तीसरा कौन है? सर तीसरा है अर्थ। तीसरा आपको दिखाई दिया अर्थ। और आप एक बात बताएं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये है अर्थ, हेयर यू हैव द प्रेजेंस ऑफ दिस अर्थ, यहां पे अर्थ है, तो आप ये समझो कि इस लोकेशन पे यहां जो पानी है, सबसे पहले तो एक बात आप अपने जहन में, वैसे ये ट्रू नहीं है बट स्टिल आप अगर खुद को समझाना चाहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, उतना ही उधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। बस आप अपने जहन में खुद को यह समझाने के लिए बात डाल लें। आपके समझने के लिए एक बात अपने जहन में रख सकते हैं, दो इट इज नॉट ट्रू इन अ ट्रू सेंस, दो इट इज नॉट राइट इन अ ट्रू सेंस, बट स्टिल हमें तो समझना है ना, कैसे भी समझ में आए। तो हम अपने आप को ऐसे समझा सकते हैं कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही ऑपोजिट क्या लग जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। ठीक है, बहुत सारे और फोर्सेस हैं, जैसे इसके अंदर है ना आपको इनर्शिया, न्यूटन का पहला नियम, ये सारे नियम काम आते हैं। बट हमें इस ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर समझना है तो हम सिर्फ इस बात को जाने कि अगर मान लीजिए एक साइड पे सन और मून पर्टिकुलरली फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल इंपैक्ट लगा रहा है, उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूसरी साइड पे लग जाएगा। डन रहा? सो देखिएगा यहां पे सबसे पहले कौन फोर्स लगाएगा? सर सबसे पहले तो मून है, तो इसको खींचेगा कौन? ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ मून। फिर कौन खींचेगा? सर ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ सन। बस हाँ, ये जरूर है कि मून का इंपैक्ट जो है वो कंपैरेटिवली सन के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि मून धरती के नजदीक है, इसलिए ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ज्यादा है, जबकि सन धरती से कंपैरेटिवली दूर है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल इंपैक्ट कम देखा जाता है। बट फिर भी चलिए आप यहां पे देखते हैं, इसके हाँ बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डज नॉट चेंज। इसीलिए आपको बाद में लेटर ऑन स्टेज में जब हम मिलेंगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तब मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्या है। बट अभी तो हमारा पर्पस है इसे बहुत अच्छे से समझना, और इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट सन इज अप्लाइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, सन भी तो अपनी तरफ चीजों को खींचेगा और मून भी अपनी तरफ खींचेगा, बट मून पर ग्रेविटी है बच्चा G/6 है, अर्थ का 6 टाइम्स है।
ठीक है, राइट, नो प्रेशर ग्रेडियंट इंपैक्ट्स दिस। अभी हमने प्रेशर ग्रेडियंट का इंपैक्ट नहीं देखना। अगर आपको लगे ना कि क्या किसका इंपैक्ट है तो आप डेफिनेशन पे चले जाइएगा। डेफिनेशन पे जाते ही आपको पता लग जाएगा कि इट इज द विद ग्रेविटेशनल इंपैक्ट। यहां पे किसका इंपैक्ट है? ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ सन मून एंड अर्थ। ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ सन मून एंड अर्थ, ये आपको देखने को मिल गया। ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ, सन पर ग्रेविटी आप जाइए, वहां पे भस्म हो जाएंगे, तब आपको पता नहीं चलेगा, बट स्टिल फिर भी आप देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अगर आप कोशिश कर सके तो। ठीक है, चलिए फिर भी हम अब समझें कि यस वी हैव दिस आइडिया हेयर। यहां पे ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ सन, ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ मून, ये तीनों देखने को मिलते हैं, ये तीनों देखने को मिलते हैं, राइट। अब इस तरीके से जब आपने यहां पे इसे देखा, हाँ सब जगह पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सब जगह पे लगता है, राइट। आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बस उतना ही खुद को रेस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, चलिए यहां पे जीएम और जीएस, तो इस वजह से पहले क्या हुआ, पहले जो ये पानी था इसने थोड़ा सा राइज हुआ ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ मून की वजह से, फिर सन का भी लगा तो और ज्यादा राइज हो गया, तो और ज्यादा राइज हुआ, तो यहां पे आपको जो हाई टाइड है पॉइंट नंबर ए पे, जो हाई टाइड है, जो पॉइंट नंबर ए है उस पे हाई टाइड जो है वो हाई टाइड कंपैरेटिवली क्या दिखाई देगी, हायर दिखाई देगी। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक से समझेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। हाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते ना, पानी को इंपैक्ट करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आप देखें यहां पे कितना ग्रेविटेशनल इंपैक्ट लगा, सर ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ मून प्लस ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ सन, तो क्या उतना ही यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा? बिल्कुल उतना ही इक्वल फोर्स यहां पे लग गया, किस रूप में? सेंट्रीफ्यूगल के रूप में। बस आप इतना ही समझ लें, आपको कोई डाउट नहीं आएगा, कोई सवाल गलत नहीं होगा, कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देन दिस इज द हाई टाइड। ये तो सिचुएशन है, आप खुद बताइएगा ये न्यू मून है या फुल मून है? सर सन मून एंड अर्थ, दिस इज द न्यू मून सिचुएशन। इस तरीके की टाइड्स को हम किस नाम से जानते हैं? इस तरीके की टाइड्स को सर हम स्प्रिंग टाइड के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्प्रिंग टाइड के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, डन डस्टेड। इसके बाद सब जगह लगता है बेटा, जो मैंने बोला है, तू अपनी क्यूरोसिटी को प्लीज अंदर रखें, जो मैं बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हर पॉइंट पे लगेगा क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है ना। बस आप इतना समझें कि वो आउटवर्ड लग रहा है, इसलिए वो बैलेंस क्रिएट कर रहा है किसका? ग्रेविटी के साथ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ दिस इज, देखो वैसे तो जनरली हमें न्यूटन का थर्ड लॉ नजर आता है यहां पे, बट न्यूटन का ये थर्ड लॉ नहीं है। वाई इज इट सो? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है ना। मैंने दीवार को धक्का दिया तो दीवार ने मुझे, तो वो दोनों डिफरेंट बॉडीज हैं। यहां पे अर्थ एक ही बॉडी है इसलिए, बट फिर भी हमने अपनी समझ के लिए दिस इज व्हाट वी कॉल एज, इसको ना आप इस तरीके से शायद लिख दूंगा तो आपके जहन में बात चली जाएगी। ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर दिस, ट्रिक टू रिमेंबर है, राइट। और ट्रिक का कोई लॉजिक तो नहीं होता है, इसलिए आप ट्रिक याद रखेंगे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगले पॉइंट पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फुल मून में भी ऐसा होता है। सबसे पहले वी हैव सन, सन के बाद वी हैव हियर इज अर्थ, ओहो सन, सन के बाद वी हैव हियर इज अर्थ, सन, सन के बाद here we have is earth and then we have here is moon, have here is moon। बस हमें इतना पता है, ट्रिक कहती है कि ट्रिक टू रिमेंबर ये है कि फोर्सेस को बैलेंस कर दो, फोर्सेस को बैलेंस कर दो। ठीक है सर, मैं अपनी ट्रिक के अनुसार चलता हूं और देखता हूं कि क्या हो रहा है। मैं अपनी ट्रिक के अनुसार चलता हूं तो मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है।
उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए यहां पे, अब देखना बहुत खूबसूरती से समझ में आएगा, ये ट्रिक इतनी जानदार है। देखिएगा यहां पे कौन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ सन। ठीक है सर, यहां पे कौन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ मून। ठीक है सर, एक बात बताओ, क्या जब यहां पे मून इसको खींचेगा तो पानी ऊपर आएगा? हां सर आएगा, बिल्कुल ठीक है। मून ने जब इसको खींचा तो पानी ऊपर आया, उतना ही इंपैक्ट इसके ऊपर इधर किसका लग गया सर? बैलेंस करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये पानी उतना ही ऊपर चला गया। बहुत बढ़िया। अब ग्रेविटी ऑफ सन ने भी इसको खींचा तो पानी थोड़ा और ऊपर आ गया, बट ग्रेविटी ऑफ सन इतने लगा तो इसको बैलेंस कौन करेगा सर? इस साइड उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये उतना ऊपर आ गया। तो बेसिकली यहां पे जो ट्रिक कहती है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस कर दो। इधर अगर सन लग रहा है तो सन के फोर्स को इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बैलेंस किया, यहां पे मून लग रहा है तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को इधर से बैलेंस हुआ। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आप ना ऐसे इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों सिचुएशन में स्प्रिंग टाइड ही है, चाहे वो सन अर्थ मून हो, चाहे वो सन मून अर्थ हो। ये ट्रिक टू रिमेंबर, ये अगर आपने याद कर ली तो आप कभी भी इस टाइड को, ऐसा नहीं होगा कि आप गलत कर दें। तो क्या मैं कह सकता हूं, स्प्रिंग टाइड में चाहे न्यू मून हो चाहे फुल मून हो, चाहे न्यू मून हो चाहे फुल मून, हाई टाइड जो होती है इज हायर देन, हाई टाइड इज हायर देन द नॉर्मल टाइड, देन नॉर्मल टाइड्स। जो नॉर्मल टाइड्स आती हैं उनसे हायर होगी कंपैरेटिवली, बिल्कुल सही बात है। और लो टाइड जो है बच्चा, वो कंपैरेटिवली क्या होगी? लोअर होगी, क्योंकि अगर आप एक जगह पे पानी बहुत नीचा कर देंगे, बहुत ज्यादा ऊंचा कर देंगे, तो दूसरी जगह उतना ही नीचा करना पड़ेगा। तो लो टाइड क्या होंगी? कंपैरेटिवली लोअर होंगी। ये चीज है आपको समझनी। यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस ग्रेविटी ऑफ सन, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस ग्रेविटी ऑफ मून, बैलेंस हो गए, दोनों बैलेंस करेंगे। अब मुझसे किसी ने पूछा सर ग्रेविटी ऑफ सन तो कम है, तो मैंने बोला यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लग जाएगा, यहां पे ग्रेविटी ऑफ मून ज्यादा है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। ये ट्रिक है, उस ट्रिक से आप, दिस इज ट्रिक, दिस इज नॉट द रियलिटी, आई एम टेलिंग यू, right? You just do not need to go on with the reality. Why is it so, my dear friends? Because it involves the moment of, it involves the force, or the Newton's first law of inertia, that we are not going to discuss here at this point of time. Later on I will explain you that point of inertia, how does it impact these entire tides. I hope it has been clear with everyone. Please do let me know in the chat box if you have understood. Yes for A, B for no. चलिए, बहुत बढ़िया, डन डस्टेड हो गई कहानी, ये हो गया वन थिंग। सेकंड, अब हम आते हैं नीप टाइड के ऊपर। ये तो हो गई स्प्रिंग टाइड, अब हम चलते हैं नीप टाइड्स के ऊपर। नीप टाइड्स के ऊपर, ठीक है। देखो बच्चा क्या होता है, नीप टाइड्स क्या होती हैं। मान लीजिए यहां पे है सन, दिस इज सन। एक काम करो, इसको ना ऐसे करो, दिस इज मून, दिस इज मून, राइट।
here we have sun, यहां पे हम लिखते हैं sun, right, and here we have earth, यहां पे we have earth. जब सन मून, अब देखो ना, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है. अच्छा ये सही नहीं बैठेगा ना, एक मिनट, चलो एक काम करते हैं, ऐसे कर दो कि दिस इज अर्थ, राइट, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, एंड इसके अराउंड रिवॉल्व कौन कर रहा है, मून. अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कौन कर रहा है, मून, और अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड. अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन. यहां पे आ गया आपका सन, ये लो सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन. ठीक है, डन है. इस सिनेरियो में क्या हुआ, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे वी हैव वाटर. देखना बहुत गौर से समझना. मून यहां पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ मून लगा, बिल्कुल सही है. तो सर यहां पे तो आपको एक हाई टाइड मिल गई, ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ मून, यहां पे ये कौन सी टाइड मिली, हाई टाइड. जितना इसने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां लग गया. यहां पे भी, बी पे भी, ए पे हाई टाइड, बी पे भी हाई टाइड आ गई. यहां पे क्या आई, लो टाइड, यहां पे क्या आई, लो टाइड. कौन सा फोर्स लगा यहां पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, बैलेंस हो गया, डन. सर यहां पे इसने लगाया ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ सन. ठीक है, सन का ग्रेविटेशनल इंपैक्ट लगा. तो सर जब सन का ग्रेविटेशनल इंपैक्ट लगा तो वापस उसी जगह पे आ जाना चाहिए. बट हम जानते हैं ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ सन इज लोअर देन ऑफ ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑफ मून. तो जितना मून ने पानी खींचा है उतना पानी तो सन नहीं खींच पाएगा, थोड़ा सा पानी जरूर खींचेगा. इसलिए जो लो टाइड थी उसका पानी थोड़ा सा राइज कर गया. उतना ही इंपैक्ट, जितना सन ने इधर खींचा ग्रेविटी का, उतना उधर चला गया. तो यहां पे पानी थोड़ा सा ऊपर चला गया और यहां का पानी थोड़ा सा नीचे आ गया, यहां का पानी थोड़ा सा नीचे आ गया. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, मतलब यह है, अगर दोनों सेम लोकेशन पे थे, दोनों सेम लाइन पे थे, तो दोनों मिलके खींच रहे थे. अब क्या कर रहे, एक बढ़ा रहा है, दूसरा कहता मैं तेरा एंटी करूंगा, वो उसको नीचे कर रहा है. बट दूसरा जो एंटी करने वाला दुश्मन है ना, सन जो हाई टाइड का दुश्मन है, ये सोच रहा है कि मैं जितना इंपैक्ट मून ने लगा दिया उतना लगा दूंगा. मून कहेगा बेटा पहले तो एक बात सुन, तू है बहुत दूर, तेरा ग्रेविटेशनल इंपैक्ट उतना नहीं है, ठीक है, फिर भी तेरे को भाव दे देता हूं कि थोड़ा पानी तू मेरा नीचे कर दे. क्यों, क्योंकि तेरे पास थोड़ा सा इंपैक्ट है, बट तू इतना नीचे भी नहीं कर सकता कि वापस वही बराबर चला जाए. तो इसका मतलब ये होता है यहां पे हाई टाइड जो है, हाई टाइड जो हो गई वो कंपैरेटिवली, हाई टाइड हाई हो गई या लो हो गई, हाई टाइड इज लोअर, एंड जो लो टाइड थी वो और लो हुई या ज्यादा हुई, लो टाइड इज कंपैरेटिवली, लो टाइड इज हायर, लो टाइड इज हायर. बस इतनी सी बात है, बस इतना समझना होता है कि अगर ये दोनों फोर्स बराबर होते ना, तो जितना पानी ये इधर खींच रहा है उतना पानी ये खींच के बराबर कर देता, बट उतना पानी ये नीचे खींच नहीं पाया क्योंकि इसका इंपैक्ट क्या है, कंपैरेटिवली कम है. आई होप इट इज डन विद एवरीवन नाउ, राइट? So please tell me in the chat box in yes or no whether have you understood it or not. जस्ट वेटिंग कि जैसे ही ये पोल खत्म होगा वैसे ही हम समझ पाएंगे कि ये क्या क्या एस्पेक्ट हैं. कि आप लोगों को टाइट समझ में आया?
या नहीं, क्योंकि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड दो हैं, ठीक है। स्प्रिंग टाइड में तीनों सेम है, नीप टाइड में परपेंडिकुलर पोजीशन पे है, नीप टाइड में परपेंडिकुलर पोजीशन पे है, ठीक है। आपको समझ में आ ही गया है जैसा कि मुझे दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। बस मैं ए टाइप करते ही शो रिजल्ट कर दूंगा और बहुत बढ़िया, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया ये। तो अब हम अगले टॉपिक की ओर अग्रसर होते हैं और उस अगले टॉपिक का नाम है ओशनिक वेव्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ओशनिक वेव्स का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो एक इल्यूजन है। ओशनिक वेव्स जो है वो धोखा है, ये पानी का मूवमेंट नहीं है, ये तो बस वेव्स हैं जो समुद्र के पानी के ऊपर निकल जाती हैं और पानी को थोड़ा सा ऊपर ले जाती हैं और नीचे ले जाती हैं। यहां पे ओशनिक वेव्स के अंदर एक बात जो आप अपने जहन में हमेशा याद रखेंगे, अपना नाम भूल जाना, इसे मत भूलना, वो ये है ओशनिक वेव्स, दिस इज नॉट the actual movement of water, not the large scale actual movement of water, rather it is movement of energy, मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं। अब मूवमेंट ऑफ एनर्जी क्यों है, क्या है ये कहानी, इसको समझने के लिए मैं तो आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लाया था, बट हमारे महानुभाव हैं एक जो कि गलत पीडीएफ चला गए हैं, मुझे लगता है ऐसा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है ओशन वेव। आप अगर यहां पे देखेंगे सो आपको दिखाई देगा कि आप देखो पानी का मूवमेंट ज्यादा नहीं है, पानी तो सिर्फ ऐसे ऐसे ही बह रहा है, चल क्या रही है, एनर्जी चल रही है। वाटर आर एक्चुअली, वेव्स आर एक्चुअली दी एनर्जी, नॉट दी वाटर। यानी कि टाइड में तो क्या हो रहा था, अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल किसका था, पानी का था। यहां पे पानी का नहीं है, यहां पे तो क्या एनर्जी है जो कि क्या कर रही है, मूव कर रही है, जो कि ओशन के सरफेस पे मूव करती है। और ऐसा होता है कि आप खुद जानते हैं कि मान लीजिए ये आपको एक सरफेस दिया मैंने, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए यहां पे ये है आपका ओशन, दिस इज द ओशन हेयर, राइट, बिल्कुल सही बात है सर, ओशन है। इस ओशन के ऊपर क्या चल रही है सर, इस ओशन के ऊपर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ विंड, इसके ऊपर हवा चल रही है। जो हवा चलेगी क्या वो इसके पार्टिकल को, पानी के पार्टिकल को ऊपर खींचेगी, बिल्कुल सही बात है, और पानी का पार्टिकल फिर वापस नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब आप खुद दिमाग लगाना, तो यहां पे इसका ये जो वेव बन रही है, ये जो वेव बन रही है, इस वेव के दो कारण हैं। वेव कैसे बनती है, इसको कोई ऊपर लेके जा रहा है और कोई नीचे लेके आ रहा है। पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ऊपर कौन जा रहा है, ऊपर जा रहा है पानी का एक छोटी सी बूंद, राइट, ये ऊपर गई, फिर वापस ग्रेविटी इसको नीचे ले आई, फिर ये क्या करेगा, पीछे जाएगा, पीछे से आगे आएगा, पीछे जाएगा, फिर पीछे से आगे आएगा। इस तरीके से पानी तो छोटे छोटे सर्कल्स में मूव कर रहा है, बट जो वेव है वो इस तरीके से आपको जाते हुए दिखाई देगी। बेसिकली वेव के जनरेशन के दो फोर्सेस हैं, वेव के जनरेशन के दो फोर्सेस हैं। वो दो फोर्सेस कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो दो फोर्सेस हैं, पहला फोर्स जो है दैट इज दी विंड मूवमेंट, विंड ऊपर लेके जा रहा है, जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। अब ऊपर लेके जा रहा है वो क्या है, वो है विंड। नीचे लेके कौन आ रहा है, ग्रेविटी।
अब इनकी वजह से क्या होती है, विंड के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी समुद्र के अंदर क्या करती है, ट्रेवल करती है। और आप सब लोगों ने एक बात जानी थी, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक भी तो एक एनर्जी है। वो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव की फॉर्म में। यहां पे भी एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव की फॉर्म में। उसे ही हम क्या कहते हैं, ओशनिक वेव्स कहते हैं। इसीलिए दिस इज नॉट द लार्ज स्केल एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर, रादर इट इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी। दिस मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ टू फोर्सेस, विंड एंड ग्रेविटी। जो वाटर है, वाटर तो कैसे जा रहा है, वाटर तो स्मॉलर सर्कल्स में जा रहा है। वाटर तो स्मॉलर सर्कल्स में छोटा छोटा सर्कल बनाता है और बेचारा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे देखो यहां पे आपको नजर आएगा, ये देखो, ये पानी की एक बूंद गई ऊपर, वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर इसको वेव ऊपर ले आई, फिर ये बेचारा, ये तो पानी की एक बूंद किस तरीके से जा रही है बच्चा, पानी की एक बूंद तो जा रही है सर्कल के रूप में। पानी की जो मूवमेंट है वो किसके रूप में है, सर्कल के रूप में है। सो वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल, वाटर जो है, वाटर ट्रेवल्स ओनली इन, वाटर ट्रेवल्स ओनली इन स्मॉलर सर्कल्स। ये हमेशा किस में ट्रेवल करता है, स्मॉलर सर्कल्स के अंदर ट्रेवल करता है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ ना आए। अब यहां से मुझे पता लगा कि वेव को जनरेट करने वाला, वेव है क्या सर, एनर्जी है। अब क्या होता है, जब आप यहां पे खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं, जो वेव आती है वो वेव क्या लेके आ रही है अपने साथ, एनर्जी लेके आ रही है। वो इस तरीके से चलती रहती हैं। फिर गलत हो गया, यहां से इस तरीके से चलती रहती हैं। तो ये तो वेव्स चल रही हैं और कुछ नहीं है, राइट। सो ये होता है ओशन वेव्स। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। सो यहां पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। विंड प्रोवाइड्स एनर्जी, हमने भी बोला टू द वेव्स, ठीक है। विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशन एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन द शोर लाइन। फिर जो भी एनर्जी होगी विंड के पास, वो सारी एनर्जी कहां रिलीज हो जाएगी, एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी कोस्ट पे, रिलीज्ड एट द कोस्ट। जो भी एनर्जी इस वेव ने जनरेट की है, जैसे अर्थक्वेक की एनर्जी आती है, आके आपके घर के पास लगे और आपका घर हिल गया, वो रिलीज हो गई। ऐसे ही यहां पे भी रिलीज होती है, ये रिलीज हो गई और कोलैप्स हो गया, यानी कि बहुत सारी चीजें यहां पे हिलने लगेंगी। चलिए अब आगे बढ़ें। इसके बाद ये देखो इस तरीके से है, सबको समझ में आ गया मेरे दोस्तों? आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। टेल मी यस और नो। चलो फटाफट है ना, एक काम करो, चैट बॉक्स के अंदर लिखो द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेव। डन रहा। फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, बिल्कुल सही बात है। चलिए नाउ मूविंग अहेड। अब प्रेजेंटेशन से ना समझ में आ जाता है, ये भी मुझे पता है, ग्रेविटी और विंड की वजह से। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, क्या विंड सिर्फ सरफेस तक ही प्रभावित करेगी? बिल्कुल सही बात है सर, समुद्र के अंदर तो विंड का प्रभाव होगा ही नहीं, समुद्र के अंदर तो विंड का प्रभाव होगा ही नहीं। इसीलिए वेव्स जो हैं वो सिर्फ सरफेस को इंपैक्ट करती हैं, सरफेस पर ही इंपैक्ट होता है। इंपैक्ट कहां पे है? ऑन सरफेस। वाई डज नॉट दिस हैव द इंपैक्ट एनीवेयर एल्स?
क्योंकि नीचे जब जाएंगे वहां पे इन द डीप ओशियन water is not in contact with wind. Water is not in contact with wind, hence wave नहीं होगी। अच्छा, एक बात यस और नो में जवाब दीजिएगा, यहां पे लिख रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं वेव जो है उसकी एनर्जी ज्यादा है, अगर, क्या ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स हाई विंड वेलोसिटी? क्या अगर वेव की एनर्जी ज्यादा है तो विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी? बिल्कुल सही बात है, यस, राइट। तो क्या हम बता सकते हैं कि कितना नई वेव है, कितनी पुरानी वेव है? यस एवरीवन, बहुत बढ़िया, डन रहा। तो मूवमेंट ऑफ द वेव, विंड प्रोवाइड्स एनर्जी। अब आपको जवाब मिल गया होगा, कई मेरे प्यारे बच्चे परेशान हो जाते हैं ना। विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वेव्स, विंड causes waves to travel in the ocean and the energy is released on the shoreline। ये भी हो गया। इसके बाद आगे बढ़े हैं, रोल ऑफ विंड एंड ग्रेविटी। देखो क्या होता है, कैसे विंड और ग्रेविटी दोनों रोल प्ले करते हैं। वेव्स ट्रेवल बिकॉज विंड पुशेस द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स while gravity pulls the crest of the waves downward। विंड ऊपर खींचता है, ग्रेविटी नीचे, विंड ऊपर खींचता है, ग्रेविटी नीचे, विंड ऊपर खींचता है, ग्रेविटी नीचे, विंड ऊपर खींचता है, ग्रेविटी नीचे। इस तरीके से चल रहा है। जो फॉलिंग वाटर है पुशेस द फॉर्मर ट्रफ अपवर्ड। ये जो पानी नीचे गिरा है ये पीछे वाले पानी को भी आगे लेके आता है। ये पानी जो नीचे गिरा ये भी आगे लेके आया, ये भी इसको आगे लेके आया। इस तरीके से ये आगे पानी का मूवमेंट चलता है। एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव इज सर्कुलर। हां सर, इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट है पानी का, जो थोड़ा बहुत मूवमेंट है। इसलिए बोला जाता है कि वेव जब अप्रोच करती है डाउन एंड बैक एज इट पासेस, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट बात है भी नहीं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। शोरलाइन का मतलब कोस्ट होता है, ठीक है, शोरलाइन का मतलब कोस्ट होता है। अब आते हैं ओशन टाइड्स। ओशन टाइड्स तो सर हमने ऑलरेडी कर ही लिए हैं, ग्रेविटेशनल पुल है ना, ये हाई टाइड, लो टाइड, ये आपको स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम आ रहे हैं पता है क्या होता है, समुद्र ना अंदर जो होता है ना समुद्र, वो बड़ा शांत होता है। और शांत समुद्र का मतलब ये होता है कि नीचे अगर उसमें सुनामी वगैरह चलती रहे ना पता नहीं लगता। शोरलाइन का मतलब बच्चा, शोरलाइन का मतलब कोस्ट होता है। कोस्ट का मतलब बीच होता है। बीच का मतलब जहां पे आप खड़े हो समुद्र किनारे, उसको कोस्ट कहते हैं। और उसके बाद डिक्शनरी का मतलब थोड़ा सा सर्च करना होता है, ठीक है। और माइंड का मतलब दिमाग होता है, दिमाग का मतलब उसे यूज करना होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन द बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। ओशियन करंट्स अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ओशियन करंट्स आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, बे ऑफ फंडी एक ऐसी जगह है कनाडा के अंदर जहां पे टाइड सबसे ज्यादा हाई होती हैं, जहां पे टाइड सबसे ज्यादा हाई होती हैं। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी देखेंगे। ये बे ऑफ फंडी जो है ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइड आने वाली जगह है, राइट। 15 से 16 मीटर की टाइड आती है, एवरीडे देखी जाती है।
और अबाउट 240 सेंटीमीटर 1 घंटे में पानी राइज हो जाता है। बस इतना याद रखना है। ओशियन करंट बेटा हम अगले सेशन के अंदर, अगले सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओशियन करंट्स अगर अभी पढ़ा दिया तो आप कल से क्लास भी नहीं आएंगे, और मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं ओशियन करंट्स के जो आप नहीं समझ पाएंगे अभी। बट हाँ, अगर आप चाहते हो तो मैं ओशियन करंट थोड़ा बहुत बता देता हूं। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं यार, तुम्हारी इतनी उत्सुकता है तो मैं बता देता हूं, थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं और कुछ करंट्स बताता हूं जिनके नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं, पहले इंडियन फिर ह्यूमन। ठीक है, चलो देखिएगा। अभी हम क्या कहते हैं, ओशियन करंट्स। देखिएगा क्या होता है, आपको बस दिमाग नहीं लगाना क्यों चल रहा है, कारण आपको मैं अगले सेमेस्टर में बता दूंगा, बट क्या होते हैं वो बता देता हूं। देखिए क्या होता है, दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल नहीं है, राइज एंड फॉल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर, ओशियनिक वाटर, साथ साथ लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन अ डिफाइंड पाथ, इन अ डिफाइंड पाथ, इन अ डिफाइंड पाथ, जस्ट लाइक rivers flow on land, just like rivers flow on land। इसे हम कहते हैं ओशन करंट। बेसिकली आप अब खुद, चलो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अब आपने राग छेड़ ही दिया है, ये मान लीजिए समुद्र है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताने की कोशिश करनी है। समझ आए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात देखिए, ये समुद्र है मान लीजिए, ठीक है, इस समुद्र का ये वाला जो रीजन है ये है इक्वेटर और ये है पोल, दिस इज पोल। अब एक बात बताना, इक्वेटर का पानी जनरली क्या होता है, इक्वेटर का पानी होता है गर्म। जब इक्वेटर का पानी बहुत गर्म होता है बच्चा, तो गर्म पानी हमेशा क्या करता है, फैलता है। गर्म पानी हमेशा क्या करता है, फैलता है, और ठंडा पानी हमेशा सिकुड़ता है। और अगर गर्म पानी हमेशा फैलेगा तो ठंडा पानी हमेशा सिकुड़ेगा। तो आप एक बात बताओ, यहां का पानी जो होगा वो तो फैल जाएगा, मतलब एक्सपेंशन होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, वार्म वाटर जो होगा उसका आपको क्या दिखाई देगा, एक्सपेंशन। वार्म वाटर का आपको क्या दिखाई देगा, एक्सपेंशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, वार्म वाटर का आपको दिखाई देता है एक्सपेंशन। और जो यहां पे कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर जो है ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। और कोल्ड वाटर क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, जुड़ जाता है। कोल्ड वाटर कॉम्पैक्ट हो गया, जुड़ गया। इसका मतलब यह हुआ, यहां का पानी तो सिकुड़ गया, यहां का पानी फैल गया। इसको अगर मैं देखूं तो आपको इस तरीके की सिचुएशन ही नजर आएगी। मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये पोल है, और इक्वेटर का पानी तो ऊपर है और पोल का पानी नीचे है। अगर ऐसा होगा तो क्या इक्वेटर से पानी पोल की ओर नहीं चलने लगेगा। आप ये समझो कि एक ऐसी जगह जहां पे पानी ज्यादा है, एक ऐसी जगह जहां पानी ज्यादा है, एक ऐसी जगह जहां पानी कम है, तो पानी जहां ज्यादा से कम की ओर जाने लगेगा। ऐसा ही यहां पे होता है कि इक्वेटर से पानी पोल की ओर चलने लगता है। ये पानी जब पोल की ओर चलने लगेगा तो यहां पहुंचेगा। और एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जो ठंडा पानी होता है वो कंपैरेटिवली भारी होता है। ये पानी भारी है, इस वजह से आपको एक बात समझ में आएगी कि ये वाला पानी कहां की ओर आएगा, ये वाला पानी तो नीचे की ओर आएगा। सर भारी पानी तो नीचे जाएगा, और यहां से अगर पानी चलो स्टेप नंबर 1 क्लियर, कि यहां से पानी इधर की ओर क्यों चला। यहां से पानी चला इधर की ओर, इक्वेटर से पोल की ओर। और ये पानी इसलिए चला है मेरे दोस्तों क्योंकि ये पानी एक्सपेंडेड है, ये पानी कॉन्ट्रैक्टेड है। तो एक इसको ग्रेडियंट मिल गया, स्लोप मिल गया, है ना, स्लाइड मिल गई।
कि बढ़िया प्यार से स्लिप होते हुए पहुंच गया, ठीक है, डन। अब एक बात बताओ, यहां से पानी जो गया है वो कैसा है? सर ये पानी वार्म वाटर है, तो इस करंट को हम क्या कहेंगे? वार्म करंट कहेंगे। बिल्कुल सही है, इस करंट को हम क्या कहेंगे? वार्म करंट कहेंगे। उसके बाद सर ये वाला पानी नीचे आया, नीचे आके अगर यहां से पानी इधर चला गया तो ये जगह खाली हो गई। इस खाली जगह को भरने के लिए ये पानी आया और आके कहां जाने लगा? ऊपर की ओर जाने लगा। ये करंट क्या होगा बच्चा? ये करंट कैसा करंट है? ठंडा पानी है। क्यों ठंडा है? क्योंकि सर कहां से आ रहा है? पोल से आ रहा है। तो क्या इक्वेटर से पोल की ओर वार्म और पोल से इक्वेटर की ओर ठंडा पानी चलने लगता है? यस और नो? बिल्कुल, यही मेजर एक कारण होता है। और इसका कारण क्या है ये समझो। ये एक्सपेंडेड क्यों है? सर इंसोलेशन ज्यादा है इक्वेटर पे। अगर इक्वेटर पे इंसोलेशन ज्यादा है तो पानी एक्सपेंडेड है। इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, तो पानी एक्सपेंडेड है। इस वजह से पानी इधर और चलने लगा। राइट बाकी इसको आगे ले जाने में कौन मदद कर देगा? विंड भी आगे ले जाएगी, हवाएं चलेंगी आगे की ओर इसको ले जाएंगी। दैट इज हाउ ओशियन करंट्स आर बीइंग जनरेटेड। टेल मी वन थिंग, हैव यू अंडरस्टूड दिस? दैट इज हाउ दिस इज अंडरस्टूड। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को अगर आप समझ लेंगे तो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। नाम याद रखने हैं मेरे दोस्तों कि किस किस तरीके से कौन कौन से करंट हैं, ठीक है? आप बस नाम याद रखिएगा। मैं सिर्फ आपको एक ओशन के करंट बता रहा हूं इस सेमेस्टर में, ठीक है? चलिए देखिएगा, साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, राइट देखिएगा, अब हमें बस एक चीज याद रखनी है, वो क्या है उसे समझिएगा। कैसे याद रहता है? इक्वेटर से पोल की ओर कोई भी पानी जा रहा होगा, लार्जली वो कैसा होगा? वार्म करंट। और दूसरी बात याद रखनी है, पोल से इक्वेटर की ओर कोई करंट आ रहा होगा तो वो कैसा होगा? कोल्ड करंट। राइट अलग अलग नाम होते हैं, उन नामों को हम समझ लेंगे। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सी जगह है? इक्वेटर है। यहां पे क्या होता है? सबसे पहले एक पानी इस तरीके से चलता है और इक्वेटर है, कौन से हेमिस्फेयर में है? नॉर्थ में, तो इसे बोलते हैं एनईसी। एनईसी का मतलब होता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटर के आसपास है तो इसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऐसे चलने के, बस आपको नाम याद रखने हैं। एसईसी का मतलब क्या है? साउथ इक्वेटोरियल करंट। सो एनईसी, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एसईसी, इसे हम बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। फिर कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहां पे वापस आता है, कुछ पानी वापस आता है। क्यों आता है लेटर ऑन स्टेज में समझेंगे। इसे हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। काउंटर मतलब वापस उल्टा आ रहा है, इसे काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। अब मुझसे किसी ने पूछा सवाल, सर वापस क्यों आता है? मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा एक काम करो, मग फुल ऑफ वाटर लो, भर लिया, उसको दीवार पे मारो, दीवार पे मारा तो कुछ अमाउंट ऑफ पानी विल कम बैक
यस, वैसे यहां पे ये पानी इतना सारा दीवार पे लगा, कुछ पानी वापस आया। अब यहां से क्या होता है, कुछ पानी जाता है इसके अंदर, राइट, और इस करंट को हम कहते हैं फ्लोरिडा करंट। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरिडा करंट। यहां पे एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं एंटिलीज करंट। अब ये नाम याद रखने पड़ेंगे, तुमने बोला पढ़ाओ तो मैं पढ़ा देता हूं। अब इसमें मैंने तो नाम रखे नहीं है, इसका नाम है एंटिलीज करंट। ये दोनों मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम। इसको बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम। फिर ये आगे बढ़ेगा, यहां पे आपको दिखेगा लंदन। यहां से आगे बढ़ते बढ़ते थक गया तो दो तीन भागों में डिवाइड हो जाता है, राइट, दो तीन भागों में यहां पे ये डिवाइड हो जाता है। अब इसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एनएडी। एनएडी इसका मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है सर, यहां पे जो गया नॉर्वे है तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट। ठीक है, फिर एक घूम के नीचे की ओर आता है। अब ऊपर से ठंडा पानी वानी लेके आएगा तो यहां पे आते आते ये ठंडा हो जाता है और इस ठंडे करंट को बोला जाता है कैनरी करंट। इसको क्या बोलते हैं, कैनरी करंट। और यहां से एक करंट आता है जिसको बोलते हैं लेब्राडोर करंट, और यहां से ये करंट इसके साथ मीट करता है। यहां पे एक करंट आया, इसको बोला गया लेब्राडोर करंट। ये जो ठंडा करंट है इसे बोल दिया हमने लेब्राडोर करंट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। आपको मैं बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें समझाऊंगा। बस दिस इज जस्ट टू शोकेस यू वन थिंग, दैट ये जो एरिया है, इस एरिया पे हमें टाइम लगाना पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में। आप बस इसका नाम वाम थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश कर लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, राइट। समझ में आए बच्चा लोग, डन रहा। सो ये वो कहानी है। ऑल राइट, चलिएगा। हाँ जी, हाँ जी, एटलस में होता है ये। अब हम शुरुआत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों हमारे अपने प्यारे देश भारत के बारे में। हाँ हाँ, नाम याद हो गए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, आज नहीं कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं इंडिया की और इंडिया के कुछ एस्पेक्ट्स की। ठीक है, चलिए। आई लव माई इंडिया, जिताया सबने कल भारत को। इंडिया, वी आर गोइंग टू हैव द इंट्रोडक्शन। अब पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके अंदर क्या होगा, मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडिया का जो भाग है ये बड़ा ही बेसिक भाग है, जहां पे हम फैक्चुअल चीजें देखेंगे। इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर हम देखेंगे कि जो समझने वाली चीजें हैं दे आर नॉट मच देयर, बट याद करने वाली चीजें बहुत सारी हैं। कल मैं आपसे आते ही सारे सवाल पूछूंगा जो मैं अभी फैक्ट्स आपको लिखवा रहा हूं।
आपको एकदम इसको घोट लेना है। आपसे खुद का सवाल, खुद का नाम याद रहे ना रहे, ये चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, एटलस तो आपको बच्चे लेना पड़ेगा, है ना, एटलस तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम पहला इसके अंदर भी एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, बेसिक्स ऑफ इंडिया। बेसिक्स ऑफ इंडिया। अभी बेसिक्स क्या है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट, इंडिया हैज द एरिया ऑफ अबाउट 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, of about 3.29 million square kilometer, or we have 329 million hectare। ये जो हेक्टेयर है ये एक यूनिट है, ये भारत का क्या है बेटा, एरिया है। दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ द नेशन इज, 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देन वी हैव 329 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ये एरिया है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास। भारत के पास दुनिया का जो एरिया है उसका 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया भारत के पास है, राइट। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ल्ड्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। दुनिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% किसके पास है, भारत के पास है। ये तो टोटल एरिया है जो आप यहां पे देखते हैं 329 या 3.29 मिलियन हेक्टेयर, राइट, 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आप जानते हैं हमारे पड़ोसी दुष्ट हैं, पाकिस्तान हुआ चाहे चाइना हुआ, इन्होंने कुछ कुछ एरिया हमारा हथियार रखा है जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। ये सब उसको मिला के हैं, ये उसको मिला के हैं। इसीलिए एक नई टर्म आती है रिपोर्टेड एरिया। रिपोर्टेड एरिया का मतलब ऐसा एरिया जो अभी हमारे हाथ में और हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो कितना है, 3.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.1 मिलियन स्क्वायर किलो, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। सनी राठौड़ को बताओ कैसे हैं आप लोग। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये फीस पर्सनल चैट बनाने के लिए की है, ठीक है। तो और काजल गुप्ता जी को तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा जिंदगी उनके साथ क्या कर जाएगी थोड़े समय में। ये दुनिया से इधर उधर जाके पूछते रहेंगे कि मैंने पूछा कुछ आपसे, मैंने जवाब दिया आपको। तो ये जो चैट है ना बेटा, थोड़ा सा सेंसिबली इस्तेमाल किया करो, है ना, थोड़ा सेंसिबली इस्तेमाल किया करो, वरना जिंदगी ना इतनी हार्श है, वो बता देती है कि या तो जिंदगी के 30 साल आप मेहनत करते हो या फिर 30 साल आपको मेहनत आगे जिंदगी अपने आप करवाती है। ठीक है, तो काजल गुप्ता जी और जो दूसरे मेरे महानुभाव थे उनसे ये पूर्ण रूप से रिक्वेस्ट है कि आज के बाद यहां पे कुछ किसी ने लिखा पर्सनली तो थोड़ा सा आप समझ के देखिएगा कि हमारे पास भी सारे मीन्स हैं इस दुनिया में आप लोगों से और आप लोगों के परिवार से बात करने के, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर दैट। चलिए आगे की बात करते हैं। ओहो, इंडिया इज द 7th largest country of the world।
दुनिया की सबसे 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, अब ये आपको पता होगा कि 7 कंट्रीज कौन सी हैं, है ना? 7 कंट्रीज कौन सी हैं? हाँ जी, इसको याद करने का एक तरीका होता है। आरसीसी की जो सड़क होती है ना, उससे याद होता है रशिया, देन यू हैव कनाडा, देन यू हैव चाइना, देन यू हैव यूएसए, देन यू हैव ब्राजील, देन यू हैव ब्राजील, देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया, and then you have India, right? अरे समझ में आ गया? आरसीसी गोन फॉर क्यूबा आइलैंड, बिल्कुल सही बात है, डन रहा। सो ये एक बात हुई। इंडिया, ये क्या होता है सर? कोई बात नहीं बेटा, थोड़े समय में पता लग जाएगा क्या होता है। हो रे, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया बेटा कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया को एक देश भी माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड भी है। ठीक है, इंडिया हैज अराउंड 17 to 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एग्जैक्ट हम भी नहीं बता सकते, बट फिर भी आइडिया तो इतना है कि भारत के पास अभी इस समय पे दुनिया की 17 से 18% पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद आगे बढ़े, इंडिया हैज 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेस। 4% दुनिया के वाटर रिसोर्सेस हैं और 17 से 18% पॉपुलेशन है। 2.4% ओवरऑल लैंड मास है। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। देन उसके साथ साथ ये तो हो गई एक बात, ये तो हो गई एक बात मेरे दोस्तों। इसके बाद अगर हम भारत को देखें कि भारत कहां पे है दुनिया के इस नक्शे के अंदर, फिर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये है इंडिया का, अगर पूरे वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसके अंदर आपको दिखता है दिस इज, ये जो है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये है प्राइम मेरिडियन, यानी कि आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लो, राइट। और ये जो है ये है इक्वेटर। इंडिया की लोकेशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा बच्चा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इंडिया कहां पे है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। इंडिया की लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। सर 4% प्योर वाटर है क्या? नहीं बच्चा, मिक्स्ड वाटर है, जो आप पी लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड, ये तो हो गया एक बेसिक आइडिया कि यहां पे भी लिख देता हूं, इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये भी याद हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। ठीक है, चलिए। इसके बाद
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप भारत का एक्सटेंट देखेंगे यहां से यहां, अगर आप भारत का एक्सटेंट देखेंगे थोड़ा सा इधर से इधर, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस चाहिए बच्चा, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। यहां पे जो ये वाला पॉइंट है, इस लैटिट्यूड को हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन चारों पॉइंट्स की बात करें, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री, देन 68 डिग्री टू 97 डिग्री। अब याद कैसे रखना है, 4, 5, 6 और 7, सो 837, 837 हाँ, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और चीज देखिएगा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। हाँ, कोस्टलाइन अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा। अभी देखो, इसके बाद यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ए है 3214 किलोमीटर, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये है 2933 किलोमीटर्स। अब एक घोट लेना है, 3214 2933, तो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, ऊपर से लेके नीचे तक 3214 किलोमीटर, और लेफ्ट टू राइट लेके आपको दिखाई देगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद यहां पे आप देखेंगे एक जगह है जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं किबिथु। किबिथु कहां पे है सर, अरुणाचल के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश। और जो यहां पे आपको गुजरात में दिखेगा, दैट इज गुहार मोती, राइट, यहां पे आपको दिखाई देगा गुहार मोती। टनरा, ये हो गया किबिथु, गुहार मोती। तो भारत का ईस्टर्न पार्ट ये रहा और वेस्टर्न पार्ट ये रहा। देखिए, ठीक है, मैं लिखवा देता हूं, देखिए, मुझे दिखाना तो था ही, इसको ऐसे हेडिंग डाल लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल stretch of India, longitudinal and latitudinal stretch of India। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ we have 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री और 6 मिनट। ठीक है, ये आप एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स देख रहे हैं, एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स, अभी आप अंडमान एंड निकोबार को काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, देन ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट देख लीजिएगा, ओहो ये भी गलत हो गया, यहां पे आप साउथ टू नॉर्थ है, क्योंकि नीचे 8 डिग्री है, ऊपर नॉर्थ है, देन वेस्ट टू
ईस्ट अगर आप देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स के आसपास आपको दिखता है। वेस्ट में आपको दिखाई देगा गुहार मोती और ईस्ट में आपको दिखाई देगा किबितू। और ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, अभी तक तो नहीं पूछेगा। अरे ठीक है, अब सही कर दिया। ठीक है, साउथ में सबसे ऊपर का जो पॉइंट है दैट इज इंदिरा कोल। इसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल। अरे इंदिरा कोल। और नॉर्थ में, अच्छा ये भी उल्टा हो गया। ओके, साउथ में तो हमारे यहां है कन्याकुमारी, साउथ में है कन्याकुमारी। और नॉर्थ वाला दिमाग में सेट हुआ हुआ है ना एक, कन्याकुमारी। नॉर्थ में वी हैव इंदिरा कोल, नॉर्थ में वी हैव इंदिरा कोल। एंड देन यहां से अब देखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? कन्याकुमारी या इंदिरा कोल टू कन्याकुमारी, इंदिरा कोल टू कन्याकुमारी, the distance is, the distance is 3214 kilometer from Guhar Moti to Kibitu. It is 2933 kilometers, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रहा। अब यहां पे अगर आप आइलैंड्स को इंक्लूड करेंगे, इफ यू विल इंक्लूड आइलैंड्स, if you will include islands, then the southernmost point is, southernmost point is Indira Point, Indira Point, जिसका लोकेशन है 6 डिग्री 4 मिनट, but it got submerged, it got submerged during 2003 या 2004 सुनामी, 2004 के अंदर सुनामी आई थी, उसके अंदर ये पॉइंट सबमर्ज हो गया। बट हमारे लिए तो ये अगर आप आइलैंड्स को इंक्लूड करेंगे तो इंदिरा पॉइंट भी देखा जाएगा। ठीक है, वॉइस लो है, आप बढ़ा लो। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन नाउ। इसके बाद अगला भाग पढ़ते हैं। राइट, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया shares its land border with, सबसे पहले you will have
बांग्लादेश, then you will have China, then you will have Pakistan, then you will have Nepal, then you will have Myanmar, then you will have Bhutan, and then you will have Afghanistan. Then you will have Afghanistan. ये है order. This is in order of decreasing land border. Decreasing land border. उसके बाद अगर आप देखें तो आपको भारत के कुछ मैरीटाइम नेबर भी नजर आएंगे. मैरीटाइम नेबर मतलब जिनके साथ समुद्री हमारे पड़ोसी देश जो हैं. समुद्री पड़ोसी देशों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई देगा श्रीलंका और एक दिखाई देगा सबसे इंपॉर्टेंट हमें मालदीव्स. मालदीव्स, श्रीलंका और मालदीव्स हमारे दो समुद्री पड़ोसी देश के रूप में लार्जली हमें देखने को मिलते हैं. दिस इज द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. राइट. अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखाता हूं जो आपको याद रखने हैं. कोई बताएगा नहीं, आप एटलस खोल के रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको पहले यहां से दिखाता हूं. देखिए, just give me a minute guys. This is copy and here I want to save it. चलो कोई बात नहीं, इसे मैं बता देता हूं. इसको अलग स्लाइड पे लेके भी बता सकते हैं. चलो कोई इशू नहीं है, इसको मैं इस तरीके से बताता हूं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. देखिए, भारत के अंदर वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं. वी हैव असम, वी हैव अरुणाचल प्रदेश, वी हैव नागालैंड, वी हैव मणिपुर, we have Mizoram, we have Tripura and we have Meghalaya. ये जो 7 स्टेट्स हैं इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स. राइट. बट ये है 7 सिस्टर्स. बट एक बात याद रखनी है, इन 7 बहनों का एक भाई भी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर आता है. जनरली हम उसे भूल जाते हैं और वो कौन है? सिक्किम है. वो कौन है? सिक्किम है. 7 सिस्टर तो सबको पता होती हैं, बट इनका एक भाई भी है, दैट इज सिक्किम. राइट. और इनको मिला के बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अब यहां पे एक बात देखेंगे, असम शेयर्स
बाउंड्री विद, अब आप एटलस खोलेंगे आपको पता लग जाएगा, बाउंड्री विद एवरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एवरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम। इसीलिए इसको अलग कर दिया हमने, है ना। भाई के साथ बाउंड्री शेयर नहीं है, बाकी सबके साथ है। असम जो है वो सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है, बट सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। आप यहां पे देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से एहसास हो जाएगा कि इस रीजन के अंदर, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी शो यू। यहां पे देखिएगा, असम की बाउंड्री सिक्किम के साथ नहीं है, जबकि असम अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है। असम की बाउंड्री नॉर्थ, बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं आप समझे नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है ना, राइट? आपको समझ में आया अब? सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात हो रही है। यस, डन रहा। चलिए उसके बाद, इसीलिए मैंने बोला असम को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखो, अरुणाचल के साथ यस, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ, मेघालय के साथ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। आप दोबारा देख लो बेटा, एवरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे वो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देर आर, पहले इंग्लिश समझना, अगर इंग्लिश समझ में आती है तो आप समझ जाएंगे। देर आर टू स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग वन स्टेट एज इट्स नेबर, वन स्टेट एज इट्स नेबर। क्या खूबसूरत सी लाइन है, समझिएगा। अब इन दो स्टेट्स के नाम बताओ जिनका सिर्फ एक ही पड़ोसी राज्य है। बेटा मैप ऑफ, ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, ये जरूरत नहीं होती है। अभी तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हें अपने आप एहसास हो जाएगा कि तुमने 20 क्वेश्चन लिखने हैं एग्जाम के अंदर। तुम अगर मैप बनाने लगोगे तो फिर क्वेश्चन मत लिख के आना, मैप बनाना और उसको बोलना कि ड्राइंग का पेपर समझ के नंबर दे दे। ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्यों कहते हैं ये भी बता देता हूं, हरियाणा एंड पंजाब। श्रीलंका, हे रब्बा भाई, तुम रहने तो तैयारी छोड़ दो भाई जो श्रीलंका लिख रहे हैं। सिक्किम, बहुत बढ़िया, जिन्होंने सिक्किम बोला बहुत बढ़िया, शानदार। एक और है ना, त्रिपुरा नहीं है, सिक्किम, मेघालय। एक आंसर सही आया है, वेरी गुड। द आंसर हियर इज सिक्किम और मेघालय। अभी मैं जो थोड़े मानसिक विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं उनको समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या था। जो श्रीलंका बोल रहे हैं वो तो तैयारी छोड़ दें, उनके लिए पूर्ण रूप से ये एकदम सत्य वचन है। आप देखो, मेघालय की बाउंड्री भारत के कितने राज्यों से लगती है ये बता दो। मेघालय की बाउंड्री भारत के कितने राज्यों से लगती है? कहीं ये मत समझ लेना कि आप अखंड भारत की बात कर रहे हो जहां बांग्लादेश खुद का मान रहे हो। बस आप इतना समझो, भारत की अभी इस समय पे मेघालय की बाउंड्री भारत में सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगती है? असम के साथ, और कोई भी राज्य नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की देखोगे तो असम के साथ है और नागालैंड के साथ है, दो हो गए। अगर आप नागालैंड की देखोगे तो असम के साथ हुई, अरुणाचल के साथ हुई, मणिपुर के साथ हुई, तो तीन हो गई। तो इस हिसाब से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखो, सिक्किम की बाउंड्री सिर्फ लग रही है वेस्ट बंगाल के साथ। दिस इज वेस्ट बंगाल। पहले तो भारत का नक्शा पता होना चाहिए। ये है नेपाल, ये है भूटान, ऊपर है चाइना, ऊपर है चाइना, राइट। तो सिक्किम की बाउंड्री सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर, राइट। और
वेस्ट बंगाल के साथ। मेघालय की बाउंड्री सिर्फ असम के साथ, मेघालय की बाउंड्री सिर्फ असम के साथ। ठीक है, बाकी एक मेरे प्यारे बच्चे ने बोला कि बंगाल तो ईस्ट में है, इसे वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त एक बात समझ, जब हम आजाद हुए ना तब ये पूरा बंगाल था, ये वाला बांग्लादेश भी पूरा क्या था? बंगाल था। तो इसका जब टुकड़े हुए, बंटवारा हुआ, तो ये ईस्ट में था और हम वेस्ट में थे, इसीलिए इस वाले बंगाल को वेस्ट बंगाल बोला गया। बाकी थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ता है। इस रीजन को वी कॉल इट एज, ये वाला जो छोटा सा रीजन है, ये वाला, इस रीजन को चिकन्स नेक बोला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? चिकन्स नेक, या इसे बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। वी कॉल इट एज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन्स नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दिस इज टर्म्ड एज चिकन्स नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। नैरो कॉरिडोर है जो कि भारत को कनेक्ट करता है किसके साथ? मतलब वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, ये समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो ये हुई, ऊपर से आप ये समझिएगा, द बाउंड्री स्टेट्स शेयरिंग बाउंड्री विद कोस्ट। अब कोस्ट समझ में आ गया होगा कि क्या है। अगर आप भारत को देखते हैं तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि दिस इज हाउ, ये वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं अरेबियन सी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज बे ऑफ बंगाल। अब कितने राज्य हैं भारत के जो कि कोस्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? सबसे पहले आता है गुजरात, सबसे लंबा बॉर्डर है। देन वी हैव महाराष्ट्र, देन उसके बाद है गोवा, देन वी हैव कर्नाटका, देन वी हैव केरला। यहां तक हो गया केरला। देन वी हैव, दिस इज द कर्नाटका, here we have very small Goa, then we have, here is the Maharashtra, here we have Tamil Nadu, तमिलनाडु के ऊपर देखेंगे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर देखेंगे आपको मिलेगा ओडिशा, ओडिशा के ऊपर आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, राइट। डन रहा? तो टोटल कितने हुए? 2 3 5 और 4 9, टोटल 9 राज्य। देन लास्ट इंफॉर्मेशन, भारत की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन है, अब यहां पे 2 सोर्सेस हैं, ध्यान से देखिएगा। ओल्ड सोर्सेस जो कहते हैं, ओल्ड सोर्सेस, उनके मुताबिक ये है 7516.6 किलोमीटर्स, और जो न्यू सोर्स है, अब ये सोर्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनकी वेबसाइट, इन्होंने बोला अब हो गई है 11,098 किलोमीटर। तो जब तक आप पेपर देंगे तब तक ये स्टैब्लिश हो चुका होगा, फाइनल नोटिफिकेशन में आ चुका होगा। तो आप 11,098 किलोमीटर, ठीक है। ये आइलैंड्स एंड विद सी, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, इंक्लूडिंग आइलैंड्स।
यहां पे वी हैव द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहां पे वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, हाँ, स्मॉलेस्ट वो तो आपको पता लग जाएगा। चलिए, बाकी की कहानी हम डिस्कस करते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। Please do revise it again and again so that you will feel comfortable in the tomorrow's class. Bye bye. Good night. Take care.